नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौसिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है के बारे में हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और स्वतंत्रता के बारे में हम कह सकते हैं कि मानव मात्र की अभिलाषा रही है कि उसे स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मानव समाज के द्वारा इतिहास में बहुत सारे संघर्ष किए गए हैं। और स्वतंत्रता तो एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्यों को नहीं वरन पशु पक्षियों को भी बड़ी प्रिय होती है। एक कवि की पंक्तियां हैं शिवमंगल सिंह सुमन की कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होना चाहता है। और प्रसिद्धवादी विचारक रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो उनका आशय इसी तरफ था या इशारा इस ओर था कि मनुष्य जो है तमाम बंधनों में जकड़ा रहता है। भारतीय संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये स्वतंत्रता के वह अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, जीविका चयन करने के लिए, संघ बनाने, समुदाय बनाने या जीवन यापन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हुए एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करना स्वतंत्रता के अधिकार के बिना संभव नहीं है। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में हम सब लोग अध्ययन करते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहला अधिकार है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अधिकार भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 1 के अंतर्गत प्राप्त है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय नागरिकों को ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है 19(1) के अंतर्गत, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सन्निहित है। और भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है 19(1) के अंतर्गत कि वह अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को या अपने अनुभवों को लिखित माध्यम से, चित्र के माध्यम से, मुद्रण के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं, और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया जा सकता। या संविधान जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उनको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों को मुद्रण के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा या चित्रण के द्वारा लिपिबद्ध करके कैसे भी प्रकाशित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। इसकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। और जो भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है उसी के अंतर्गत भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। क्योंकि जब व्यक्तियों को अपने विचारों को मुद्रण के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त है, तो प्रेस तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आधुनिक लोकतंत्र में तो स्वतंत्र प्रेस की भूमिका जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो भारत के संविधान के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को अमेरिकी संविधान
से थोड़ा भिन्न स्वरूप में प्राप्त है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के संशोधन में पहला जो प्रावधान किया गया है, उनके यहाँ ये कहा गया है कि संसद के द्वारा कोई अधिनियम या एक्ट ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का रोक लगाता हो। लेकिन भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत कुछ युक्ति युक्त ढंग से प्रावधान या मर्यादाएं लगाई जा सकती हैं, और वो मर्यादाएं हो सकती हैं देश की एकता, अखंडता, विदेश के संबंध में जो सामान्य शिष्टाचार है आदि के संदर्भ में कहा जा सकता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति को मर्यादापूर्ण ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, या राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि लोगों के द्वारा देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या लोकाचार या कह लीजिए विदेश संबंधों के निर्माण में जो सामान्य शिष्टाचार है, न्यायालय की अवमानना आदि का उपभोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि किसी की मानहानि भी नहीं की जा सकती है, और किसी की मानहानि से रोकने का जो प्रावधान है, माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा होती है, गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने का या जीवन जीने का सबको अधिकार प्राप्त है। तो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में कोई ऐसा शब्द या शब्दों का समूह, चाहे वो लिखित माध्यम से हो चाहे मौखिक माध्यम से हो, व्यक्त नहीं करना चाहिए जो किसी की अभिव्यक्ति को मानहान करता हो। इसके अतिरिक्त 19(1) का के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में प्रस्तुत किया गया या पारित किया गया, ये अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत प्रदान किया गया है, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पार्ट या एक भाग माना गया है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे विचार किए जाते हैं, और इसके बारे में जनता को या नागरिकों को जानने और समझने का अधिकार है। और ये अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, और एक प्रकार से ये अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेही पूर्ण और अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण कह लीजिए तो शासन और प्रशासन को संपन्न कराता है, या शासन और प्रशासन को अधिक जवाबदेह, अधिक पारदर्शी और अधिक उत्तरदायी पूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि लोक सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कोई नियम लागू किया जाता है, उसकी सूचना नागरिकों को प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में पारित किया गया था, तो ये अधिकार भी 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो एक तरह से कहा जा सकता है अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, और इसके अलावा 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार भी 2005 में एक एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि एक प्रकार से मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। और वर्तमान समय में ये माना जाता है कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि सरकारें किस तरह कार्य करती हैं, किस तरह उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और जो दूसरा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है वो है शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। और ये अधिकार इस तरह से प्रदान किया गया है कि नागरिक जो हैं वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि उनके द्वारा अस्त्र और शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण ढंग से कोई सम्मेलन किया जा रहा है
तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है कि उनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। और ये अधिकार जो है 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है कि अस्त्र शस्त्र के बिना वो शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं। और जो तीसरा अधिकार उनको प्रदान किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, वो संघ बनाने, संघ निर्मित करने का अधिकार, संघ निर्मित या कह सकते हैं समूह बनाने का अधिकार, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में व्यक्ति रहता है तो उसे अधिक सुख का अनुभव होता है और मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। ये अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को, वो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को संघ निर्मित करने या कह सकते हैं हम कोई समूह बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। और फिर इसके पश्चात आता है कि जो चौथा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, वो आता है भारत या संघ और राज्य के किसी क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने का अधिकार, अबाध भ्रमण करने का अधिकार। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही ये अधिकार प्रदान किया गया है कि भारतीय नागरिक जो हैं भारत के और उसके राज्यों के किसी भूभाग में अबाध रूप से बिना किसी बाधा के भ्रमण कर सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं और कहीं पर भी उनके द्वारा भ्रमण किया जा सकता है। संविधान के द्वारा उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है, कहीं पर उन्हें आने जाने से रोका नहीं जा सकता। जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं या भारत के राज्य हैं, वहां पर भारतीय नागरिकों के द्वारा निर्बाध रूप से कहीं पर भी भ्रमण किया जा सकता है। और ये जो भारतीय नागरिक हैं, इनको भ्रमण करने का जो अधिकार प्रदान किया गया है, वो कहा जा सकता है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। और ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत इनको प्रदान किया गया है। 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत पांचवा अधिकार है भारत एवं कह सकते हैं राज्य में अबाध रूप से निवास करने का अधिकार, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19(1) अंगा या पंचम वर्ण के अनुसार कहीं पर भी भारतीय नागरिकों को किसी भी राज्य में बस जाने या निवास करने का अधिकार है और संविधान के द्वारा उन्हें ये अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन इसके संदर्भ में एक अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 का सेक्शन 2 जो है, ये एक थोड़ा सा मर्यादा लगाता है या एक प्रतिबंध एक सीमा तक लगाता है कि यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित है तो उनकी विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण बनाए रखने के लिए या उनकी विशिष्ट संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उनके जीवन की जो विशिष्ट दशाएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा कुछ क्षेत्रों में 19(2) सेक्शन के अंतर्गत प्रावधान किए जा सकते हैं या वहां पर निवास करने या जमीन खरीदने या विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो छठा अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, वो है वृत्ति, उपजीविका एवं व्यवसाय करने का अधिकार, या व्यवसाय के चयन करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत कहा जा सकता है कि ये भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत ये प्राप्त है और भारतीय नागरिकों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश में कहीं पर भी किसी प्रकार की वृत्ति या व्यवसाय या उपजीविका व्यवसाय आदि को किया जा सकता है। नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं
स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत ये प्रथम 6 प्रकार के अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) के अंतर्गत, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, और इसके अतिरिक्त जो सूचना का अधिकार है वो 19(1) के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19(2) का सेक्शन जो है ये युक्त ढंग से कुछ सीमाएं या मर्यादाएं लागू करता है, और जिसके बारे में कहा जा सकता है कि देश की अखंडता, सुरक्षा या एकता को सुनिश्चित करने वाली, या कह सकते हैं विदेश संबंधों के संचालन में शिष्टाचार या न्यायालय की अवमानना या व्यक्ति का किसी का मानहानि आदि को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है अस्त्र शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, फिर संघ निर्मित करने या समूह बनाने का अधिकार, फिर भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने का, और भारत या भारत के राज्यों के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से निवास करने का अधिकार। लेकिन ये जो निवास करने का अधिकार है इसके अंतर्गत कुछ 19(2) सेक्शन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए संघ या राज्य के द्वारा कोई क्षेत्र आरक्षित किया गया है तो वहां पर नागरिकों के अधिकार को थोड़ा सीमित या मर्यादित किया जा सकता है। और 19(6) के अंतर्गत व्यक्ति को उपजीविका एवं व्यवसाय करने का अधिकार जो है वो नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ये 6 अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगे हम अध्ययन करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को जो अन्य अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में। और जो दूसरा प्रमुख अधिकार प्राप्त है वो है अपराधों के लिए, नंबर 2 पे अपराधों के लिए दोष या दोषी ठहराए जाने से संरक्षण का अधिकार, संरक्षण प्राप्त करने या करने का अधिकार। तो भारतीय नागरिकों को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उससे संरक्षण या सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और ये अनुच्छेद 20 के द्वारा भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकार के अंतर्गत जो विधि है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, और जो दोषारोपण उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है या किया गया है किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उससे संरक्षण प्राप्त करने का या अपने को दोष सिद्ध न किए जाने का या उसके विरोध में अपने तर्क या तथ्य प्रस्तुत करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और यह अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है कि जो वर्तमान विधि है, वर्तमान विधि के अनुसार ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। किसी भी भूतलक्षी विधि का प्रयोग करके, भूतलक्षी विधि का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधि आज बनाई जा रही है तो अपराध पूर्व में कर दिया गया है तो किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात जो सामान्य काल में कहा जा सकता है कि जो प्रचलित विधि हैं उसी के अनुसार किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है, और विधि के द्वारा विचार किए जाने पर किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर तभी उसे कोई सजा या अर्थदंड या अन्य प्रकार से किसी प्रावधान का पालन करना होता है। अन्यथा व्यक्ति को स्वयं को दोष मुक्त किए जाने का पूरा अपना विचार या तर्क या तथ्य प्रस्तुत करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और तीसरा है जीवन तथा स्वतंत्रता
जीवन तथा स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, जीवन तथा स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। और ये अधिकार व्यक्तियों को या भारतीय नागरिकों को कहा जाए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 21 जो है इस बात को सुनिश्चित करता है कि जीवन का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार जो है वो केवल सांसों के चलने मात्र से संबंधित नहीं है, वरन जो जीवन का अधिकार है इसकी जब व्याख्या की जाती है तो सुखपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, सुखपूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। और इसी अधिकार के अंतर्गत वर्तमान समय में 21 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार का एक पार्ट या भाग माना गया है। और इसी को आधार मानते हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा जो है वो मूल अधिकार के रूप में स्थापित की गई। क्या किया गया? मूल अधिकार के रूप में शिक्षा। कहने का मतलब जो जीवन का अधिकार है इसकी व्याख्या समय समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा विशिष्ट अर्थों में की गई है। और कहा गया है कि जीवन के अधिकार में ही, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। और शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार में शामिल करने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की बालकों की शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में भारत के 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और इसे कहा जा सकता है अनिवार्य शिक्षा या कह लीजिए सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को क्या बनाने का कार्य किया गया है? गुणवत्तापूर्ण बनाने का कार्य किया गया है। तो जब हम व्याख्या करते हैं अनुच्छेद 21 की जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसी में शिक्षा का अधिकार जो है सन्निहित है या सम्मिलित है। और समय समय पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा ये कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने समस्त बालिकों को, जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि बिना प्राथमिक शिक्षा के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा सकता। एक मानव की परिभाषा या मानव की गरिमा तभी हम स्थापित कर सकते हैं जब हम भारतीय नागरिकों को या भारतीय बालकों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। तो आज के समय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार जो है उसको मान्यता दी गई है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के सम्मिलित स्वरूप में शिक्षा के अधिकार को माना गया है। और इसके द्वारा एक कहावत चरितार्थ हो रही है जिसको हम कहते हैं जीवन ही शिक्षा है। तो उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फलीभूत किया गया है कि आज के समय में शिक्षा जो है और जीवन जो है दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं या पूरक हैं। और इसकी व्याख्या या इसका अनुमोदन भारतीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार की गई है। और इसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। और चौथा अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है वो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार। और ये अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 22 के द्वारा प्राप्त है।
और ये अधिकार ये प्रावधान करता है स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हुए, कारण स्पष्ट किए हुए किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को वकील से मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा, अर्थात वकील के माध्यम से व्यक्ति कोर्ट में अपने पक्ष को या अपने विचार को प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि अनुच्छेद ये जो 22 है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है जिसको हम कहते हैं निवारक निरोध कानून, समय समय पर जिसमें मीसा एक्ट या आंतरिक सुरक्षा कानून का उल्लेख किया जाता है, उसके आधार पर राज्य जो है वो व्यक्ति की ये जो गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण का अधिकार है, एक सीमा तक उसे रोका जा सकता है या उसके ऊपर कुछ कह लीजिए तो एक सीमित मात्रा में मर्यादा स्थापित की जाती है, जिसको सेक्शन 22 अनुच्छेद 22 के सेक्शन 4 के अंतर्गत कहा जा सकता है कि देश की अखंडता और एकता बेबाधा उत्पन्न होने पर कुछ व्यक्तियों को आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने के आधार पर कुछ व्यक्तियों को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत उनके स्वतंत्रता के अधिकारों का कुछ सीमा तक उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसे सीमित किया जा सकता है। तो एक प्रकार से जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 19 के बारे में प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था कि वास्तव में ये जो स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई हैं, इनके जो सेक्शन के अंतर्गत इनके प्रावधान कर दिए गए हैं, उससे इन स्वतंत्रताओं को जांचने, परखने या देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है। और वास्तव में हम जब अवलोकन करते हैं तो प्रत्येक स्वतंत्रता को कुछ अर्थों में सीमित या मर्यादित करने का कार्य भी भारतीय संविधान के द्वारा किया जाता है और किया गया है। तो लेकिन उसके कारण है, और वो उसके कारण ये हैं कि कहीं लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करने लगे और निजता के अधिकारों का या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की आड़ में देश की एकता और अखंडता या सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्व कार्य ना करने लगे। तो इसलिए अनुच्छेदों के सेक्शंस में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जिसके कारण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग न कर सके। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार तभी अच्छा लगता है या अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में होता है जब वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न करे। इसको साधारण अर्थों में अगर कहा जाए तो यदि हम सड़क पर टहल रहे हैं और हमारे हाथ में छड़ी है और उस छड़ी को हम घुमाते हुए सड़क पर जा रहे हैं, तो हमारी छड़ी या हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार नहीं आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में मेरी वो छड़ी आड़े आती है या बाधा उत्पन्न करती है तो वहीं पर हमारे अधिकार सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार प्रारंभ हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को सुखमय, आदर्शमय ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए और एक प्रकार से गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रदान किए गए हैं। और स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और दोषारोपण पर किए जाने पर अपने सुरक्षा या संरक्षण के उपाय करना, और इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार, और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है व्यक्तियों को, उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित कर दिए जाने के कारण आज के वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत महत्व बढ़ गया है। और आज के समय में लोक सूचना का अधिकार
या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाने से या शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिए जाने के कारण भारतीय नागरिकों के जीवन में या उनके जीवन स्तर में या जीवन शैली में हमको सुधार परिलक्षित हो रहा है और कहा जा सकता है कि एक प्रकार से लोकतंत्र को सूचना के अधिकार के द्वारा अधिक जागरूक बनाया गया है, अधिक जवाबदेह, अधिक पारदर्शी और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन और प्रशासन को अपने कार्यों के निर्वहन में एक प्रकार से उनको बाध्य होना पड़ा है। या लोक प्राधिकारी आज जो हैं किसी भी निर्णय को करने में, लागू करने में जिस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया संचालित होती है उसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार जनमानस को प्राप्त हुआ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी समय समय पर जागरूक लोगों के द्वारा, विभिन्न एनजीओ या संगठनों के द्वारा ये बात बड़े तर्कपूर्ण ढंग से उठाई जाती है कि यदि देश की अखंडता और एकता बाधित नहीं हो रही है तो व्यक्ति के स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो एक तरह से लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जा सकता है। क्योंकि जब लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी तो उनके अन्य अधिकारों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी उनके द्वारा अन्य अधिकारों के संरक्षण के लिए या उनकी उपलब्धता के लिए या उनकी दशाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी आवाज को मुखरित स्वरूप में लागू किया जा सकता है। तो आगे हम अन्य अधिकारों का अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।